नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मतलब ख़वातीन हज़रात, गुज़श्ता 3-4 दिन में जो कुछ पाकिस्तान में बीती है उस पर तो कुछ वक्त में तबसरा करूँगा। एक तो कुछ 2-3 दिन ज़ाहिर बात है मैं उस तरह का जिसे कहते हैं टेक्निकल नो हाउ रखने वाला आदमी नहीं हूँ, हाई टेक आदमी नहीं हूँ, तो मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि VPN क्या होता है और कैसे चीज़ें खोली जाती हैं। और इन 67 साल की उम्र में मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि YouTube चला के कैसे चीज़ें इस वक्त जो हैं लोगों को बताई जा सकती हैं। और उस पर भी मैं आऊँगा कि इस इंटरनेट के बंद होने से कितने लोगों का रोज़गार ख़त्म हुआ है। लेकिन आज इस सारे इशू की जो बुनियादी क्रक्स है जिस पर शायद कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा, उस पर मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि ये कितना बोदा केस था जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर आग लगी और उसके बाद लोग शहीद हुए और उसके बाद इमलाक ज़ाया हुई और उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जिसे कहते हैं फ़िज़ा बनाई गई कि कहाँ तो दहशतगर्दी है और ये है और वो है, जिसका एक ड्रॉप सीन जो है कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो गया। ये केस है अल-कादर ट्रस्ट केस। अल-कादर ट्रस्ट जो है उसके बारे में तो आपने लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा कि इमरान खान साहब ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी, यानी जिन्हें पीरान पीर कहा जाता है, जिसे गौसे आज़म लोग कहते हैं, जिन्हें 11वीं वाले पीर भी कहते हैं, हर बात है उनकी जो बेगम साहिबा हैं वो खासी तसव्वुफ़ के अंदर हैं, तो उन्होंने एक तस्वर जब बनाया कि बगदाद के अंदर जिस तरह सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ दर्स होता था और उस दर्स में दुनिया की भी तालीम होती थी और दुनियावी भी तालीम होती थी, उसके तर्ज पर एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए कि जिसके अंदर दीन का इल्म भी दिया जाए, तसव्वुफ़ का इल्म भी दिया जाए और दुनिया की तालीम भी साथ दी जाए। सुहावा वो जगह है कि जो बेआबाद किस्म की जगह है और उसके अंदर मुझे इसलिए वो जगह जो है वो बहुत अच्छी तरह याद है कि जब DG आर्कियोलॉजी था तो हमने वहाँ पर शहाबुद्दीन गौरी का मज़ार बनाया था और वो मज़ार जो था वो जनरल शेर अली ख़ान साहब और उसके साथ कदीर खान साहब ख़ासा उस पर इंटरेस्ट लेते थे और वहाँ जाया करते थे उस मज़ार के अंदर। उसके पास ही ये इलाका है जहाँ ना ज़मीन होती है, ना काश्तकारी होती है, ना और चीज़, वहाँ पर उन्होंने ज़मीन सेलेक्ट की। तो मैं उनमें तफसील में जानना चाहता हूँ, वो एक यूनिवर्सिटी है जो बनी हुई है और उसके साथ वो ज़मीन जो है जिसके बारे में कहा जाता है कि ज़मीन जो है रिश्वत में ली गई, वो भी वहीं ज़मीन वहाँ पर मौजूद है। रिश्वत की चीज़ें जो हैं वो किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी हुआ करती हैं, किसी ट्रस्ट की या किसी यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती। अब आते हैं अल-कादर ट्रस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा ख़ास तौर पे एक ज़बरदस्त किस्म की सूरत हाल बनाई जा रही है कि जैसे 60 अरब रुपए जो है वो उसका एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो वो हुआ है। मलिक रियाज का नाम सब लोग जानते हैं, मैं शायद इतना नहीं जानता जितना मेरे दीगर जर्नलिस्ट भाई जानते हैं। और मेरे जर्नलिस्ट भाई जो हैं और मेरे और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट भाई जो हैं और सियासतदान भाई जो हैं वो इतना ज़्यादा मलिक रियाज साहब को जानते हैं कि मैं तो उनको दूर दराज से भी नहीं जानता हूँ। उनको मालूम है कि मलिक रियाज साहब जो हैं वो किस तरह अपने टेंटिकल्स जो हैं उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलाए हुए हैं और कैसे उनका कारोबार चलता है। उनके यहाँ हर तरह की ऑफ़र्स मौजूद हैं। गरीबों के लिए दस्तरखान है जो पूरे मुल्क में बिछा हुआ है, कोई पैसे मांगने जाए वो उनके लिए मिल जाते हैं, कोई सहाफ़ी प्लॉट लेना चाहे उसको मिल जाता है, कोई अफसर प्लॉट लेना चाहे उसको मिल जाता है, कोई सरकार का आदमी जो है वो उसको उनका काम चलाना, जैसे उन्होंने सलीम साफ़ी साहब के शो में कहा था कि मैं तो पहिए दिखाता हूँ और तब जाके चीज़ें मिल जाती हैं। और ये सारे का सारा तस्वर जो है अब सियासतदानों को नवाजने की बेहतरीन मिसाल जो है वो किसी ने कोई शख्स लाहौर में रहता हो या लाहौर आए तो बहरिया टाउन में आसिफ जरदारी का वो शानदार महल देख ले कि जो उन्होंने मलिक रियाज ने अपनी खुसरवाना सूरत हाल में अता कर दिया था। उन्होंने कुछ पैसे जो थे 190 मिलियन पाउंड जो थे, जो 60 अरब रुपए के करीब बनते, अब 60 अरब बने हैं, उस वक़्त वो 150 के करीब थे, उससे कम होंगे ज़ाहिर बात है, लेकिन पाउंड्स थे। तो वो पैसे जो थे वो उन्होंने वहाँ मुंतकिल किए। ज़ाहिर बात है मुंतकिल जैसे किए जाते हैं ये उन्हीं को पता होगा बेहतर, मैं सिर्फ केस की बुनियाद पे आना चाहता हूँ। वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर एक स्टोलन एसेट रिकवरी प्रोजेक्ट है जो कि यूनाइटेड नेशंस का और उनका मिल के प्रोजेक्ट है, वो अपना वहाँ पर
काम करता है कि जब कोई इस तरह की इनकम आ जाए तो उस इनकम के बारे में देखा जाता है कि क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से जो हुई है, क्या इसके पीछे कोई क्राइम छुपा हुआ है, कोई जुर्म वाबस्ता है, तो फिर देखा जाता है। और या कोई और यहाँ पर इस जुर्म के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो रही, मतलब यही 190 से कहीं असला तो नहीं खरीदा जा रहा, कुछ और चीज़। तो उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी है, उन्होंने इस मामले के अंदर तहकीक की और उन्होंने पूछा कि आपने पैसा क्यों लाया। कहा जाता है कि, लेकिन जिस चूंकि इसकी बात की कंफर्म नहीं, क्योंकि बहुत पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सियासतदान जो थे वो अपना घर बेचना चाहते थे, तो उन्होंने वो पैसा मंगाया हुआ था, लेकिन वो उसके कोई सबूत नहीं है, लेकिन पैसा वहाँ आया, जिस पर उन्होंने कहा कि आपने ये पैसा यहाँ क्यों रखा है। तो उन्होंने कहा मैं इसको पैसे को वापस ले जाना चाहता हूँ पाकिस्तान में। यहाँ पर कोर्ट जो है, वो जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, उनके अदालत के दरमियान एक मामला तय हुआ कि ठीक है, अगर तुम वापस ले जाना चाहते हो तो क्यों ले जाना चाहते हो। तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं एक अकाउंट है जो कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 400 से ज़्यादा कुछ अरब जुर्माना किया है, तो मैं वहाँ उनको वो जुर्माना पे कर सकता हूँ। ये बहुत आसान था तरीका उसका। तो मलिक रियाज साहब और उनके कोर्ट के दरमियान एक जो है सेटलमेंट हुई, इसे कहते हैं बैरून अदालत सेटलमेंट। ये बिल्कुल वैसी सेटलमेंट है जैसी शहबाज शरीफ साहब ने हुदैबिया पेपर्स वाले में सेटलमेंट की थी कि उन्होंने एक साहब के कर्ज देने थे कुछ पैसे, और फिर उन्होंने अपने एवन फील्ड के फ्लैट्स जो थे वो गिरवी रखे थे और कहा था कि जब हम पैसे दे देंगे तो ये गिरवी निकाल देंगे। और फिर उन्होंने पैसे पता नहीं कहाँ से अरेंज किए, ये उनको बेहतर पता है। उन्होंने वो गिरवी पैसे जो अदा किए और उसके साथ ही उन्होंने एवन फील्ड पैसे अदा करके एवन फील्ड के गिरवी फ्लैट जो हैं वो रखती, जो जिसमें वो आजकल रहते हैं। और मुझे भी एक दफ़ा उस घर में एक डिनर खाने का इत्तेफाक हुआ है। तो बिल्कुल वैसे सेटलमेंट हुई, और इस सेटलमेंट के बारे में कहा जाता है कि इट हैज़ टू बी कॉन्फिडेंशियल। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ जो है, ये अगर आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट अलाउ करती है तो आप इसको ले जाएं। अब दो रास्ते हैं। पाकिस्तान उस पैसे को क्लेम कर सकता था कि ये यहाँ से करप्शन का पैसा है, या यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग जो हुई है ये उन्होंने किसी बददियानती से ये पैसा कमाया। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे स्विस अकाउंट के अंदर कुछ पैसा था, तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि क्लेम करना तो आप आसिफ जरदारी के खिलाफ खत लिख दें। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा था वजारत उस्मा जाती है तो जाए, खत नहीं लिखूंगा। और वो पैसा जो था वो वापस आसिफ जरदारी साहब के हाथ चला गया। यहां होना था कि या तो इसको इस पैसे को उन्होंने एसेट रिकवरी यूनिट जो था उसके साथ साथ वो जो स्टोलन एजेंसी जो थी उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी, वो उनको अपने पास रख लेती पैसा, और पाकिस्तान जो है वो एक रिट करता कि ये पैसा पाकिस्तान का है। अब पाकिस्तान का पैसा किसी आदमी के पैसे के ऊपर उनको साबित करना पड़ता कि ये पैसा कहाँ से आया है, किसकी रिश्वत है, क्या चोरी की है, क्या नारकोटिक्स बेचे हैं। इसके अंदर कम से कम अंदाज़ा था कि 6 और 7 साल तक केस चलता रहता, और उसके बाद पाकिस्तान अगर ना साबित कर सकता तो बरतानिया के पास ये जब्त हो जाता। तो आसान तरीका उसका यही था कि इसको उस अकाउंट में जमा करा दिया जाए। अब वो अदालत का जो लिफाफा था, ये लिफाफा कैबिनेट के सामने पेश हुआ। अदालत ने कहा था कि आप सिर्फ बता सकते हैं कि ये बैरून अदालत एग्रीमेंट है, इसको शो नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होता है, और पाकिस्तान की तरह नहीं है कि सारे जर्नलिस्टों को बांट दिया जाए खबरें और उसके बाद कहा जाए कि ये तो कॉन्फिडेंशियल था, और फिर कहा जाए लीक का से भी, तो साफ़ी के कहेंगे वो तो मैं तो अपना सोर्स नहीं बताता हूँ। तो ये अप्रूवल हो गई, और वो जो 60 अरब रुपए जो इसको कहते हैं वो पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर जमा है उसके सुप्रीम कोर्ट के। अब पैसा किसके पास है? 60 अरब सुप्रीम कोर्ट में। ज़मीन कहाँ है? ट्रस्ट के अंदर। ज़मीन का अलग किस्सा है, वो उन्होंने मलिक रियाज एक आदमी को ज़मीनें नहीं दी, उसने बेशुमार, मैंने कहा ना कि जरदारी को ज़ाती ज़मीन दी। अब ट्रस्ट की जो ज़मीन है वो ना इमरान खान की मलकियत है, ना उनकी बेगम बुशरा की मलकियत है, वो एक ट्रस्ट है, और ट्रस्ट का एक कानून होता है कि ये ज़मीन किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ट्रस्ट जो है, वक्फ जिसको कहते हैं, इस्लाम के अंदर कहा जाता है रुका हुआ, कि यानी अगर एक ज़मीन जो है वो दाता साहब के नाम पे है और कहा इस मदार के लिए होगा, तो उस ज़मीन के ऊपर कोई और इमारत नहीं बनाई जा सकती, वो खेत है, उसकी आमदनी वहीं जाएगी। तो ट्रस्ट की जो ज़मीन है वो यूनिवर्सिटी के अलावा इमरान खान का ज़ाती घर नहीं बन सकती थी, वो वहाँ मौजूद है।
آپ چاہیں تو وہ 400 ایکڑ زمین جو ہے ایک اسمبلی میں قرارداد پاس کریں اور اس زمین کو کہیں کہ یہ زمین جو ہے بلک ریاض کی جو تھی ہم قابو کرتے ہیں. یہ ایک. دوسری، وہ 50-60 ارب جو ہے وہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے. آپ جا کر سپریم کورٹ میں جا کے ایک درخواست دائر کریں کہ جناب یہ پیسہ جو ہے یہ تو بددیانتی کا تھا، اور ساتھ ثابت کریں اور ملک ریاض کو بلائیں اور پیسہ تو نہ پیسہ کہیں گیا نہ زمین کہیں گئی. اسی وجہ سے یہ میرے پاس بریگیڈیئر رحیق عباسی، بریگیڈیئر مصدق عباسی، یہ نیب کے ڈی جی ہوتے تھے، ان کے پاس یہ کیس آیا تھا. یہ ان کی رپورٹ تھی کہ جو انہوں نے اس وقت دی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا. اب یہ کیوں اٹھایا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دوستوں نے بڑی محنت سے عمران خان کے خلاف 3 کیس نکالے. پہلا کیس نکالا توشہ خانہ کا کیس. جب توشہ خانہ کیس نکالا تو عدالت نے کہا باقیوں کا بھی بتاؤ. تو عمران خان کا تو ایک گھڑی تھی، یہاں تو ہر صحافی نے گھڑی لی ہوئی ہے. یہاں تو حالت یہ تھی کہ کار الاؤ نہیں ہے بی ایم ڈبلیو، اور وہ بی ایم ڈبلیو کار جو ہے وہ رولز ریلیکس کر کے ان کو دی جاتی ہے اور وہ بیچ دیتے ہیں. تو ڈالے پڑ گئے کہ یہ تو مسئلہ بن جائے گا، ہمیں بھی بلا لیا جائے گا، ہم نے تو بہت کچھ کیا ہوا ہے. دوسرا کیس ان کے خلاف لگا تھا وہ تھا پارٹی فنڈنگ کا کیس. اب پارٹی فنڈنگ کے اندر جو بنیادی اختیار ہے الیکشن کمیشن کو وہ یہ تھا کہ جو فنڈ وہ غلط سمجھتے ہیں اس فنڈ کو وہ ضبط کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہے ایک نشان چھین، مطلب عمران خان کا بلہ نشان ہے تو وہ اس کو کہیں گے یہ ہم نے آپ کا چھین لیا، وہ کل کو وکٹ رکھ لے گا. تو اس پہ بڑے لالے کے جان کے لالے کہ یہ اس کو کیسے چلائیں گے، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ بھی تو پارٹی فنڈنگ تھی، عمران خان کی ذات پہ تو نہیں آنا تھا. تیسرا انتہائی غلیظ اور فضول الزام ٹیریان والا تھا. یعنی آپ اندازہ کریں اس میں ہمارے علماء تک شریک ہوئے. ٹھیک ہے، ایک آدمی جو ہے اس کی زندگی جیسی بھی گزری ہے، اس کی ذاتی زندگی اس طرح بھی گزری ہے، لیکن یہ بھی کورٹ آف لاء میں ثابت نہیں کیا. میں اس نہیں صفائی دینا چاہتا ہوں کہ صفائی عمران خان کا کام ہے، کورٹ آف لاء میں ثابت نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کے لیے سب سے پہلے پاکستان میں ٹیریان کو آنا پڑتا تھا کہ اس کو دعویٰ کرنا پڑتا تھا یہ میرا باپ ہے، یہ مجھے مانتا نہیں. ٹھیک. اور یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ کسی پاکستان میں کسی خاتون کو اٹھا کے کہیں کہ یہ ٹیریان. اس سے تو ہر خاتون اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی کہ میرا باپ مولانا فضل الرحمان ہے مجھے مانتا نہیں، میرا باپ شہباز شریف ہے مجھے مانتا نہیں، یہ میرا باپ. اب تو پاکستان میں صرف ایک ہی ہوگا کہ صرف ڈی این اے ہوا کریں گے اور تو کچھ نہیں ہوا کریں گے. تو یہ تینوں کیس جب فیل ہو گئے تو یہ کیس نکالا گیا، اور یہ کیس تھا انکوائری کی سٹیج پہ. جب تک انکوائری مکمل نہ ہو، نیب کا قانون کہتا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن میں نہیں آ سکتے، اور جب انویسٹیگیشن میں نہیں آ سکتی تو پھر آئے گی تو پھر اس کے وارنٹ جاری ہوتے ہیں. اس کیس کو اٹھایا گیا صرف یہ بتانے کے لیے کہ عمران خان کے خلاف ہم ایک بددیانتی اور کرپشن کا کیس کرتے ہیں. کرپشن وہاں ہوتی ہے کہ جہاں یہ 60 ارب عمران خان کے پاس ہوتے، یہ 60 ارب پاکستان کی حکومت کے پاس ہیں. آپ چاہیں تو اس کو بے شک ایم پی اے فنڈ میں تبدیل کر لیں جیسے آپ کرتے رہتے ہیں. آپ چاہیں تو اس کو اپنے لوگوں کو بانٹ دیں سیکرٹ فنڈ میں ڈال کے جیسے کہ آپ کرتے رہتے ہیں. آپ چاہیں تو آپ اس کو پاکستان کے اوپر ویسے ہی تقسیم کر دیں جیسے آپ لوگوں کی تصویریں بانٹا کرتے تھے. آپ اس کو اوپر ہیلی کاپٹر میں ڈالیں، 60 ارب روپے کو بانٹ دیں. آپ بادشاہ ہیں، آپ جو مرضی کر سکتے ہیں. تو یہ ہے بنیادی طور پر وہ القادر ٹرسٹ. اس لیے بتایا کہ باقی اس ہنگامے کے اندر لوگوں کو ایک باقاعدہ کلیئر پکچر ہونی چاہیے کہ یہ کیس کیا ہے. اس کو عموماً ہماری آڈٹ کی زبان میں میکسیمم کہا جاتا ہے ٹیمپرری امبیزلمنٹ. یعنی ایک پیسہ ایک جگہ جمع ہونا تھا دوسری جگہ جمع ہو گیا. اب اس میں بھی ٹیمپرری امبیزلمنٹ اس لیے نہیں بنتی کہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی نیشنل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کے ساتھ وابستہ ہے. سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ہو یا کوئی اور اکاؤنٹ ہو، اس میں ایک دفعہ پیسہ جمع ہو کے نکالا نہیں جا سکتا، وہ پارٹ آف دا بجٹ بن جاتا ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ اپروول لی جاتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی
پارلیمنٹ کی کہ یہ پیسہ ہماری آمدن میں شو ہوا ہے، جرمانوں کی آمدن میں. جس طرح آپ روز آپ کو چالان ہوتا ہے، اس چالان کے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ گلے میں سے پیسے نکال کے سیکٹری ایکسائز یا ایس پی جو ہے وہ خرچ کرتا. نہ، وہ اس کو پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے اور بجٹ میں وہ آمدن میں شو ہوتا ہے. تو یہ پیسہ 60 ارب پاکستان کی آمدن میں شو ہوا ہے. لیکن پاکستان کا کوئی صحافی آپ کو ایمانداری کے ساتھ اس پہ تبصرہ کرتا نظر نہیں آئے گا. جس نے گواہی چھپائی یا سچ چھپایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت وعید سنائی ہے. دنیا میں تو شاید بچ جاؤ، لیکن گواہی چھپانے پر آخرت میں نہیں بچ سکو.